अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है। अतः अभिकारक और प्रतिफल के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम चेंज करते हैं, जो इस प्रकार है। जब कोई अकेले अभिकारक या अन्य अभिकारकों के साथ संयोग करके एक या एक से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं जिसका गुण अभिकारक के गुण से भिन्न होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसके उदाहरण प्रथम दे रहे हैं, H2 + Cl2, तीर के निशान मारो, 2HCl बैलेंस इक्वेशन है। तो इसमें H2 और Cl2 अभिकारक है, दोनों संयोग कर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ गैस का है, अगर इस गैस को जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, डिटेल बनता है। तो इस अभिक्रिया में H2 और Cl2 अभिकारक है और HCl जो बना प्रतिफल का होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं अकेले अभिकारक, जैसे CaCl3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO और CO2 बनती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में CaCO3 अभिकारक कहलाता है एवं इनसे जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए प्रतिफल बनते हैं, वो CaO और CO2 बनते हैं। इस अभिक्रिया में CaO और CO2 का गुण CaCO3 से भिन्न होता है। इस प्रकार हमारा परिभाषा का एग्जाम्पल सटीक उत्तर होता है। अब हम बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है, कैसे संपन्न होती है। तो अभिकारक के बंधन, जब अभिकारक जो भाग लेते हैं उसके बंधन टूटते हैं ना, बंधन टूटते हैं और प्रतिफल बनने में छोटे छोटे जो बंधन टूटे हैं वो जुट कर छोटे छोटे बंधन ना, छोटे छोटे बंधन बनते हैं, छोटे छोटे बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु बंधन टूटते हैं और प्रतिफल में छोटे छोटे बंधन बनकर छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण होता है। अब आ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। तो विशेषता बच्चों हम 5 की गणना करते हैं। 2 को बनता है, 2 बनता है और 3 बातें याद रखना, परिवर्तन होता है। तो क्या क्या बनता है? पहला गैस बनता है, यानी गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा अवक्षेप बनता है, यानी अवक्षेप की उत्पत्ति होती है। अब परिवर्तन किस किस चीज में होता है? तो परिवर्तन पहला पदार्थ जो बनता है प्रतिफल, उसमें रंग परिवर्तन हो जाता है, मैंने अभिकारक के रंग में परिवर्तन हो जाता है। जो प्रतिफल बनता है अभिकारक के रंग से भिन्न होता है। ताप में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। बच्चों यहाँ तक तो तुम समझ गए 5 बातें। अब उसके बाद है कि रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो अभी पहले तुमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं, संकेत का और अनुसूत्र। अनुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और संकेत को सैंपल करते हैं। अतः इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं अनुसूत्र के द्वारा संक्षेप में निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम कोई अपना शब्द भाषा में बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोजन, माने रासायनिक अभिक्रिया को शब्द भाषा में बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक न कहकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करते हैं।
तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संकेत H2, Cl2 क्लोरीन का हुआ और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का हुआ। तो इसको संक्षेप में निष्पन्न कर दिया, इसी को व्यक्त कर दिया। तो अब तुम रासायनिक समीकरण को भी लिख सकते हो जो हम बता दिए। उसके बाद आता है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। हाँ बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम यह है कि अभिकारक को समीकरण जो लिखते हैं, तीर का निशान मारते हैं, उसको LHS यानी बाईं तरफ अभिकारक को लिखते हैं, और तीर के निशान के दाईं ओर जो होता है प्रतिफल, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, उसको लिखा जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि हाँ, अब कहते हैं कि यह जो रासायनिक समीकरण जो है किस पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। यानी अभिकारक, एक अभिकारक हो चाहे एक से अधिक अभिकारक हो, उसके भार की गणना करो और प्रतिफल की भार की गणना करो। दोनों का भार समान आता है। अतः कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अब आइए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा देने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल में जो तत्व भाग लेता है उसके परमाणुओं की संख्या अगर समान है, यानी भाग ले रहा है उसका, प्रतिफल बन रहा है उसका भी, दोनों तरफ है, प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे H2 + Cl2, तीर के निशान मारो, 2HCl, यह बैलेंस समीकरण है। अब इसका भी तुम जान गया। अब हम कहते हैं अनबैलेंस समीकरण, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे H2 + Cl2, तीर का निशान मार के केवल HCl लिख देंगे, यहाँ बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? H2 + Cl2 HCl। तो देखो, अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, लेकिन उधर एक एक परमाणु बढ़ रहा है, HCl में एक एक परमाणु, जो अनबैलेंस है। ये भी समझ गया, इसकी परिभाषा भी जान गया। इस पर तुम रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस भी कर सकते हो। अनबैलेंस समीकरण को बता दिया। अब रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो इसको आनुमानिक विधि से किया जाता है, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, Mg plus HCl, MgCl2 + H2। इस रासायनिक समीकरण में देख रहे हैं कि अभिकारक में Mg है और प्रतिफल में भी Mg है, तो इस पर बैलेंस नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि HCl में हाइड्रोजन 1 है, लेकिन अभिकारक प्रतिफल में हाइड्रोजन 2 परमाणु है, तो 1 और 2, हाइड्रोजन के 1 और 2 का एलसीएम 2 निकालते हैं, तब अभिकारक में के HCl में 2 से गुना करते हैं। तो जब 2 से गुना किया तो 2HCl हो गया, तो इधर तो MgCl2 हो गया, लेकिन
हाँ MgCl2 हो गया, MgCl2 प्लस H2 जो बैलेंस समीकरण हो गया। एक और बताइए, एक बार और बतला दे ना दूसरा एक और। हाँ फॉर एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं अब। सब वही है। अल्युमिनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है AlCl3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, जब संयोग कर रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनबैलेंस समीकरण है। अब इसको बैलेंस कैसे किएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि अल्युमिनियम इधर एक है अभिकारक में, अल्युमिनियम क्लोराइड में अल्युमिनियम एक परमाणु है, जबकि प्रतिफल में AlOH एक ही है, तो इस पर बैलेंस हम नहीं करेंगे। अब आ जाइए Cl3 और इधर है Cl2 तब Cl3 और Cl2 तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो 6 करने के लिए बताओ तो क्या करना पड़ेगा, हम आगे प्रतिफल में अल्युमिनियम क्लोराइड में 2 से गुना करेंगे तो 2AlCl3 हो गया, और इधर CaCl2 हाँ हो गया, यही ना है, 2 से गुना किया है। हाँ अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से गुना करने पर हमारा तो क्लोरीन का बैलेंस हो गया, लेकिन और जो तत्व के परमाणु है गड़बड़ा गया। तो इसके लिए हम अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 3 से गुना करेंगे और उधर 2 से गुना कर देंगे AlOH में और 3 से गुना कर देंगे कैल्शियम क्लोराइड में, तो तुम्हारा बैलेंस समीकरण हो गया। इस प्रकार हम बैलेंस करते हैं अनुमानिक विधि से। इस प्रकार तुम बनाते रहना अपना। अब उसके बाद आता है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक इक्वेशन से क्या क्या सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या सूचनाएं मिलती है। तो हमको फर्स्ट सूचना मिलती है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलती है। दूसरा सूचना मिलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन कौन से प्रतिफल बन रहे हैं, दूसरा सूचना मिलती है। तीसरा सूचना मिलता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी मिलती है। और चौथा मिलता है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बन रहा है उसके भी परमाणु और अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी मिलती है। और पांचवा मिल रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के मोल के अनुपात की जानकारी मिलती है। और छठा मिलता है सूचना कि अभिकारकों और प्रतिफल को द्रव्यमानों का अनुपात भी बताता है। और सातवां जो सूचना मिलता है कि इस गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी भी मिलती है, यानी कि कितना आयतन मिल रहा है, अभिकारक के कितना आयतन भाग ले रहा है, प्रतिफल में कितना आयतन बढ़ रहा है, इसका भी जानकारी हमें मिलती है। तो ये बच्चे जान गए तो बोर्ड में सूचनाएं क्या क्या मिलती है। बोर्ड में आएगा। हाँ आते हैं लेकिन तक बस 7 को नंबर ले, 2-3 को लिख दो, 1-2 नंबर पे तो करता है। अब रासायनिक समीकरण से लाभ अगर को आएगा कि केमिकल इक्वेशन से लाभ क्या होता है, तो पहला तो तुमको लाभ यह हो गया कि रासायनिक जब भाषा समीकरण अगर लिखने लगोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेंगे। अगर रासायनिक समीकरण लिखोगे तो समय की बचत होती है। तो पहला लाभ क्या हुआ, समय की बचत होती है। दूसरा, तुम्हारे जो कॉपी के कागज पर लिखते हो भाषा समीकरण में रासायनिक समीकरण को तो ज़्यादा पढ़ना होता है, जबकि रासायनिक समीकरण में कागज पर कम स्थान पर ही उसकी बातों को हम लिख देते हैं। 2 लाभ हो गया। और तीसरा लाभ यह है कि विश्व भर में एक ही प्रकार के संकेतों और अनुसूत्र का व्यवहार किया जाता है। ये लाभ हुआ।
ये नहीं कि हम यहाँ इंडिया में कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 कर रहे हैं तो अमेरिका में दूसरा इसका अनुसूत्र होगा, नहीं, दोनों का सेम होगा, तो यह भी तो लाभ होगा। बस ये 2 लाभ लिखते हैं ना, ये काफी तुमको नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद तुमको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के बहुत से प्रकार होते हैं। उसमें से तो तुमको बोर्ड में आने करेगा लिखने के लिए, कितने नंबर बोर्ड में कम से कम 2 नंबर के आते हैं। का तुम परिभाषा लिख के एक एग्जाम्पल दे देना, बस काफी है। 1 नंबर तुम्हें परिभाषा लिखने में मिलेगा, 1 नंबर एग्जाम्पल लिखने में मिलेगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उनमें पहला प्रकार है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, इसको कहते हैं। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ यानी अभिकारक के गुण से भिन्न होता है, अभिकारक के गुण से भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि C+O2, तीर के निशान मारो, CO2 बनता है, बना ना। तो इसमें 2 पदार्थ किया, 2 या 2 से 2 पदार्थ संयोग किया और इसमें एक यौगिक का निर्माण किया है CO2, जिसे प्रतिफल कहते हैं। तो CO2 का गुण कार्बन C और O2 ऑक्सीजन के गुण से भिन्न होता है। क्लियर? संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप जान लो। अब उसके बाद सेकंड है कार्बन ऑक्सीजन का होता है, उसका क्या गुण रहता है? कार्बन और ऑक्सीजन का क्या गुण रहता है? कार्बन और ऑक्सीजन का गुण क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का गुण क्या है? गुण कार्बन के तो बहुत से गुण होते हैं। जैसे कार्बन के संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। दोनों धातु हैं, दोनों नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल जो है ना प्रकृति में बहुत लाखों करोड़ों संख्या में प्राप्त हुआ है। ऐसा कार्बन के उपलब्धि के कारण हुआ है। हर चीज में कार्बन है, सभी जैव पदार्थों में कार्बन है ना। अब हम CO2 का गुण, CO2 का गुण क्या है? हाँ, CO2 का तो सबसे पहला गुण है कि यह जो है हमारा, जब कोई तुम जलता हुआ कोई जला रहा है, अगरबत्ती मोमबत्ती को जला रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पर इसको फेंकेंगे तब बुझ जाएगी, यानी दहन का अपोषक होता है। क्या होता है? जबकि ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है, दहन का पोषक होता है। ये बात तो समझ ही गया है। लेकिन अब आइए, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन मतलब होता है टूटना, टूट जाता है। तो वियोजन वह रासायनिक, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करता है। इस यौगिकों का गुण बड़े यौगिक के गुण से भिन्न होता है, जो टूटता है उससे भिन्न होता है। जैसे CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO और CO2 बनती है। तो CaO और CO2 जो यौगिक बनता है, जो सरल यौगिक बना, सरल यौगिक में CaO और CO2 होगा। लेकिन बड़ा यौगिक क्या था? बड़े अणु, यौगिक के बड़े अणु क्या था? CaCO3 टूटा था और छोटे छोटे अणु क्या बना? CaO और CO2 बना। अब CaO और CO2 का गुण CaCO3 से भिन्न है, अतः यह वियोजन अभिक्रिया हुआ। बस ज्यादा नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल लिख देना। ज्यादा एग्जाम्पल लिखोगे तो परीक्षा में क्वेश्चन छूट जाएंगे।
अब उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि हमारे जमाने के अनुसार कहा जाए कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक से हटाकर उसका खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें हटा देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहा का टुकड़ा अधिक क्रियाशील है, जब कॉपर सल्फेट में कॉपर कम क्रियाशील है, अतः कॉपर सल्फेट से लोहा कॉपर को हटाकर खुद CuSO4 बना देता है। क्या बनाता है? FeSO4। हाँ, FeSO4 बनाता है और Cu को अलग कर देता है, Cu को अलग कर देता है। तो इस अभिक्रिया में दो बातें हम देखते हैं। ये बताओ कि जब Fe और CuSO4 का नीला घोल था, जब प्रतिक्रिया हुआ था फेरस सल्फेट का घोल बना, वो हरा हो जाता है। तो घोल तो हरा हो गया, लेकिन जो कॉपर अलग हुआ वो कॉपर फेरस सल्फेट के हरा घोल के ऊपर लाल भूरा रंग के परत पर जम जाती है। लाल भूरा, हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे कि फेरस सल्फेट जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का टुकड़ा डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। रंग कॉपर सल्फेट का, हाँ, वो तो रंगहीन हो गया, लेकिन उससे बना फेरस सल्फेट। क्या बना? फेरस सल्फेट जो बना वो क्या हरा हो गया, हरा हो गया। अरे कॉपर सल्फेट रंगीन हो तो नहीं हुआ, लेकिन बना ना, उसको ऐसा तो कहो कि रंगीन हो गया, तो इसको तो बना नहीं। अब फेरस सल्फेट हरा हो गया उसका, और जब तांबा बना कॉपर, वो ऊपरी पार्ट पर फेरस सल्फेट के घोल पर तैरते रहता है। क्वेश्चन आएगा। तो इस अभिक्रिया जो होता है Fe प्लस CuSO4, इसमें Fe यानी आयरन, लोहा, CuSO4 में Cu से अधिक क्रियाशील है। अधिक, कभी भी कम क्रियाशील तत्व कोई यौगिक में उपस्थित अधिक क्रियाशील यौगिक को नहीं हटा सकता। नहीं, हाँ, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता कि जब फेरस सल्फेट के घोल में कॉपर डाला जाएगा तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी? और तो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है। आप फेरस सल्फेट के घोल में फेरस जो है अधिक क्रियाशील है, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी लड़के लिख देंगे जो हम आगे बताए हैं कि Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu, तो आ जाएगा इस उलट के कि Cu प्लस FeSO4, तब लिख देगा कि CuSO4 प्लस Fe, नंबर कट जाएगा, नंबर कट जाएगा। इसलिए ऐसा कभी न लिखना। इसको भी हम बतला दिए। आप भी जरूर है। अब उसके बाद हम बतला रहे हैं जो विस्थापन अभिक्रिया। अब उसके बाद हम बतलाने जा रहे हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी तो फिर से पीछे हम करते हैं। एकल विस्थापन में एक तत्व के परमाणु भाग लिया था और दूसरा भाग लिया था यौगिक। तो एक तत्व और एक यौगिक भाग लेता है, जबकि उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों यौगिक भाग लेते हैं, दोनों यौगिक भाग लेते हैं।
तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3, NaCl है जिसको नमक कहते हो, साधारण नमक, लेकिन ऐसे केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। तो दोनों का विलयन भाग ले रहा है। अभी न कि इसका ठोस रासायनिक संयोग कर दोनों विलयन भाग लेते हैं। जो यौगिक भाग लेते हैं विकारक में, उभय विस्थापन में दोनों यौगिक के विलयन भाग लेते हैं, समझे? तो क्या हुआ? तो NaCl प्लस AgNO3, तीर के निशान मार के लिख दो AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें क्या हुआ? अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है, अपने आयनों का आदान प्रदान करके नया पदार्थ बन गया। नया पदार्थ में AgCl बना और NaNO3 बना। चलो, ये भी अभिक्रिया खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा जानने के पहले बतला दें कि उभय विस्थापन अभिक्रिया भी अवक्षेपण अभिक्रिया है। उभय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो जिस तरह उभय विस्थापन में लिखे हो उस तरह इसकी भी परिभाषा तुम लिख सकते हो, है ना? यानी कहने का तात्पर्य है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक संयोग के बाद एक अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है, वह अवक्षेप पदार्थ भारी भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है। अगर भारी होगा प्रतिफल तो उसको तीर के निशान नीचे मारा जाता है, और हल्का होगा तो तीर का निशान ऊपर मारता है। तो इसका परिभाषा ये नहीं लिखना कि आयनों के आदान प्रदान करके उभय विस्थापन अभिक्रिया जैसा लिखना। अगर अवक्षेपण अभिक्रिया आएगा तो सीधे लिख देना वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक संयोग के बाद एक अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब उदाहरण जो उभय विस्थापन वाला है वही दे सकते हो, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा कि जब AgCl और AgNO3 रासायनिक संयोग करते हैं तो AgCl अवक्षेप के रूप में बनता है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बनता है। यह सिल्वर क्लोराइड जो बना वह भारी होता है, वह विलयन में नीचे पेंदी पर बैठ जाएगा, बर्तन के पेंदी पर बैठ जाएगा। यह भी जान गया। इसके बाद है तुमको सतमा बतला रहे हैं, 6 को बतला दिए रासायनिक अभिक्रिया। सतमा बतला रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार रासायनिक संयोग करके लवण एवं जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार जब संयोग करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में दे देना HCl प्लस NaOH, तीर के निशान मार के NaCl प्लस H2O बन गया। NaCl लवण बना है और H2O जल बन गया। इधर एक HCl अम्ल भाग लिया था, NaOH क्षार भाग लिया था। इसको क्षार कहो, NaOH को भस्म मत करना, क्षार कहो। तो ये भस्म लिख सकता है। तो अम्ल और क्षार हम कहते हैं, अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो NaCl। बताओ तो HCl में NaOH का ठोस डालेंगे कि विलयन रिएक्शन करेगा। तो ये अभिक्रिया जान गया उदासीनीकरण। बहुत परीक्षा में आए हैं, हो सकता है कि इस बार आ ही जाए, और उसका एग्जाम्पल भी दे सकता है। अब उसके बाद आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसकी परिभाषा तो हम साधारण तक देते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया
जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न, सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2 + Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाता है। हाँ, उसके बाद अब उठता है कि क्या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण प्रकाश संश्लेषण भी है? तो हाँ है, लेकिन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो कहेंगे तो उसकी परिभाषा तो साधारण भाषा में लिख देना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण दे दिए H2 + Cl2 2HCl, H2 + Br2 2HBr। अब यहाँ पर HCl HBr बना है, इसका भी आता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? हम फोटोग्राफी में जो रील रहता है ना, रील पर कौन सी कार रहता है देखो? अल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। हाँ, अल्युमिनियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर। हाँ, सिल्वर। हाँ, उसमें सिल्वर का रहता है, ये में नहीं, सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का लेप रहता है। वह प्रकाश की उपस्थिति में अपना अथी करके काला रंग के तुम्हारा फिगर उसमें आ जाएगा रील पर, है ना? वो भी तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हम फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। अब उसी पर आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो इसकी परिभाषा को चेंज करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? जीव करते हैं कि निर्जीव करते हैं? सजीव करते हैं। सजीव में क्या हम लोग करते हैं? मानव नहीं, पादप। जितने हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। इसका कारण यह है कि हरे पौधे के पत्ते के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन में पौधा ग्रहण करता है ना पत्ते के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल रासायनिक संयोग करके ग्लूकोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हो, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसको मंड भी कहा जाता है। और साथ ही ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है, ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों ये जान जाओ कि प्रकाश फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के जीवन के लिए, क्योंकि दिन में हरे पौधे जो हमारे हैं आसपास के, वे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, जिससे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें श्वसन क्रिया करने में आसानी होगी। करेक्ट? अब यहाँ पर हम इसको उलट दे रहे हैं बात कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के विपरीत एक अभिक्रिया होती है, इसको श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज कहते हो, जिसको मंड कहते हो, वो टूटता है। किसके उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। और बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और जल का निर्माण होता है। तो जल तो हमारे शरीर में भीतर रह जाते हैं जल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में बाहर निकाल दिए जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया श्वसन क्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। तो दोनों के केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आता है। तो अगर हम लिखेंगे कि 6CO2 + 6H2O, तीर के निशान मारेंगे C6H12 + C6H12O6 + 6O2, तो यह साधारण फोटोसिंथेटिक केमिकल इक्वेशन है। यह संपूर्ण नहीं है, यह संपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिन में स्टोमाटा खुलता है। क्यों? तो स्टोमाटा से जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है पत्ता, तो पत्ता के भीतरी क्लोरोप्लास्ट में CO2 की मात्रा बढ़ जाने से उसको स्टोमाटा खुल जाता है। स्टोमाटा स्फीत दाब कहते हैं उसको। स्फीत दाब जब बढ़ेगा तो स्टोमाटा खुल जाएगा और उससे जल वाष्प जो रहता है पेड़ पौधे में, जल वाष्प बाहर निकलता है। समझे ना? अगर यह क्रिया नहीं होगी, जिस पेड़ पौधे में अगर जल वाष्प निकलना बंद हो जाए तो पेड़ सूख जाएगा। याद रखना, पेड़ क्या गलत बात बोल रहे हैं? पेड़ सूख जाएगा।
वो कभी पेड़ जीवित नहीं रहेगा, तो पेड़ सूख जाएगा। तो दिन में वो निकालना भी जरूरी है। तो उसके लिए संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा। क्या लिखिएगा? संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया 6CO2 में 12H2O से संयोग करवा दीजिएगा। तो C6H12O6 प्लस 6O2 बनेगा, लेकिन 6H2O जल का भी निर्माण, जल का भी निर्माण हो जाएगा। उसमें क्या लगेगा? जल का भी निर्माण होगा। जल का भी निर्माण होगा तो संपूर्ण फोटोसिंथेटिक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो दोनों लिखना। अब उसके बाद तुमको आ रहा है 9वां, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तीन चीज है, इसको हम समझा रहे हैं। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, या याद लिख के लिखना, और नहीं एक के अभिक्रिया में दोनों नहीं होगा। रासायनिक केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे दूसरा लिखेंगे। एक होता है ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का विस्थापन होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तब पहले हम ऑक्सीजन का संयोग करवा रहे हैं, C+O2 CO2। तो बताओ तो यहाँ पर हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं न हुआ, हाइड्रोजन तो बना नहीं। C+O2 तो क्या होगा? C+O2 ग्रहण कर रहा है, C क्या कर रहा है? O2 का ग्रहण कर रहा है। और दूसरा परिभाषा जो कर रहे हैं हाइड्रोजन के अनुसार अगर देंगे, हाइड्रोजन के अनुसार, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे 2H2 + O2, 2H2 + O2, 2H2O। तो देखो तो 2H2 + O2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, हाइड्रोजन का विस्थापन, H2 + Cl2, 2HCl, CaO + H2, CO + H2O, सब में हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के विस्थापन वाला अलग लिख देना है केमिकल इक्वेशन, और ऑक्सीजन का संयोग अलग, दोनों इक्वेशन लिख देना, तब तुम्हें फुल नंबर मिलेगा। तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जान गए। अब उसके बाद आता है कि अवकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जस्ट इसके विपरीत लिखना, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया के जस्ट विपरीत वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया करते हैं। उसे हम अवकरण रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब अब देखिए, अब हाइड्रोजन का संयोग करवा रहा है, तो उसको लिखने के लिए ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से संयोग करवा दो। तो O2 + 2H2, तीर के निशान मार के 2H2O। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन से संयोग करके जल का निर्माण कर रहा है। तो बता दो यहाँ हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है। तो एक अभिक्रिया अगर तुमको दोनों नहीं लिखने आएगा तो एक अभिक्रिया को लेकर लिख दोगे तो फुल नंबर मिलेगा। अब उसके बाद तीसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर साथ में चलते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। लिख के रखो, एग्जामिनर खुश रहेगा कि हाथ में हाथ, हैंड टू हैंड, दोनों हम भी चलेंगे, ऑक्सीकरण भी चलेगा, अवकरण भी चलेगा, दोनों साथ में चलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण सबसे अच्छा है CO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसको क्या है? CO, और CO2 क्या हुआ? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या हुआ? CO + H2, तीर के निशान मारो, Cu + H2O। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इस इक्वेशन में CO + H2 में CO से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बताओ तो? निष्कासन हो रहा है तो क्या हो रहा है ऑक्सीजन का?
ऑक्सीजन का संयोग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का CO का अवकरण हो रहा है, CO का अवकरण हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन H2 में O जुट रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है और जल का निर्माण कर रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और CO का अवकरण हो रहा है। बात समझ गया? समझा देना है तुमको, देख लो। तो अब यहां पर आ रहा है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया तो पड़ गया, लेकिन अब बताओ, अब यहां पर आता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं और अवकारक पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। जैसे ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, तो वह रासायनिक पदार्थ जो अवकरण जस्ट उल्टी होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं कराते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो अवकरण की अभिक्रिया कराते हैं, जो अवकरण की क्रिया करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन के संयोग करवाते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। जबकि अवकारक पदार्थ की परिभाषा है कि वह रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करवाते हैं, उसे कहते हैं क्या? अवकारक पदार्थ कहते हैं। तो बोलो तो अवकारक पदार्थ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करवाते हैं और ऑक्सीकारक पदार्थ अवकरण की प्रक्रिया एक दूसरे के विपरीत करता है। यह भी समझ गया? इसका भी एग्जाम्पल तुम लोग दे देना। हाँ, तो ऊपर जो हम बता चुके हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड CO ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि CO का अपकरण हो रहा है, CO का अपकरण हो रहा है। जबकि H2 अवकारक पदार्थ है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वो ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। जस्ट समझ गया? तो ऑक्सीकारक पदार्थ अवकारक पदार्थ की परिभाषा भी बता दी है, जो सटीक परिभाषा है उसका एग्जाम्पल हो जाएगी। लगता है कि चैप्टर समाप्त हो रहा है। ऑक्सीकारक पदार्थ को इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और अवकारक पदार्थ को इंग्लिश में रिडक्सिंग एजेंट कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल तुमको देने पड़ेगा कि दो ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम लिखिए और दो अवकारक पदार्थ के नाम लिखने के लिए आता है, लिखने के लिए तुमको आएगा। तो यहां पर तुम बता दो CO अवकरण हो रहा था, तो CO क्या हुआ? ऑक्सीकारक पदार्थ। पी ले तो बंद करो।